की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर केजरीवाल बोले, साफ साफ दिखा कैसे धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनतंत्र की जीत। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा, ये जीत जनता और पूरे देश की जीत है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर यह बड़ा हमला, रंगे हाथ पकड़ी गई बीजेपी की चोरी। 36 में से बीजेपी ने 8 वोट चोरी कर लिए। हम बीजेपी से जीत छीन कर ले आए। बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, चोरी करती है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो बड़ा हमला बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इसे साफ जाहिर है कि किसने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही, ये कहा कि INDIA गठबंधन की ये बड़ी जीत है, बीजेपी को हराया जा सकता है। सीट बंटवारे पर बहुत अच्छी बात चल रही है। जो देश को बचाना चाहते हैं उनका INDIA में स्वागत। EVM को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वार किया और ये भी सवाल उठाया कि 370 सीट पर जीत का विश्वास आखिर कहां से आ रहा है। इस विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी 370 सीटें चोरी करके लाएगी और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। EVM को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़ी करते हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं। EVM के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए EVM के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो EVM के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ED है, ED छोड़ देते हैं, CBI है, CBI छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ। उसके बाद ये MLA और MP तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है। और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी।
और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अरविंद सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, आपका रुख मैं सबसे पहले कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है जिसने जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को एक राहत जरूर पहुंचाई है और बड़ा फैसला हुआ है कि अब जो मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा। आप डिटेल में बताइए आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में। बिल्कुल मल्लिका, एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जब वोटों की गिनती किसी मतगणना केंद्र में न होकर के कोर्ट रूम में हुई और बजाय किसी निर्वाचन अधिकारी के कोर्ट ने घोषित किया कि आखिर मेयर कौन होगा। कोर्ट ने बैलेट पेपर को देखा, कोर्ट ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के पूरे वीडियो को देखा और उसके बाद कोर्ट ने पाया कि जो 8 मतपत्र थे जिनको अमान्य करार दिया गया था निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, वो सही मतपत्र थे और उन पर निर्वाचन अधिकारी ने हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान इसलिए बनाया था ताकि उन मतपत्रों को खराब किया जा सके। और इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उन मतपत्रों में के जरिए जिनको वोट डाला गया था वो आप उम्मीदवार को डाला गया था। यानी आप उम्मीदवार को हराने के मकसद से, धांधली के मकसद से निर्वाचन अधिकारी ने उन 8 मतपत्रों पर हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान बनाए थे। तो कोर्ट ने उन 8 मतपत्रों को वैध करार दिया है और इस लिहाज से कोर्ट ने पाया कि चूंकि 12 वोट घोषित किए गए थे पुराने चुनाव परिणाम में, इन 8 को जोड़कर के 20 का आंकड़ा आप उम्मीदवार के पक्ष में होता है, लिहाजा कोर्ट ने अपनी तरफ से 20 वोट पाने की वजह से आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है। तो अपने आप में ये इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय के हित में विशेषाधिकार होता है, जो विशेष शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये फैसला दिया। कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे ऐसी स्थितियों में, क्योंकि कोर्ट ये मान चुका था कि दो सुनवाई हुई थी कि चुनाव में धांधली हुई है, निर्वाचन अधिकारी ने गलती की है। तो कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे कि या तो नए सिरे से चुनाव होते या फिर जो पुराने मतपत्र हैं उनकी फिर से गिनती होती। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि चुनावी समीकरण वहां पर बदल गया था। 3 आप पार्षद ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। अगर नए सिरे से चुनाव होते तो ऐसी सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार विजयी घोषित हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि जो पुराने 8 मतपत्र थे जो आपके पक्ष में वोट डाले गए थे, जिनको निर्वाचन अधिकारी ने अमान्य करार देने की कोशिश की थी, उनको अमान्य करार दे दिया और कह दिया सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से पहले ही जो हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इससे नंबर गेम जाहिर तौर पर बीजेपी का ज्यादा मजबूत हो गया। मैं बलराम आपका रुख करना चाहती हूँ। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और जाहिर तौर पर जो एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, इस फैसले ने एक बड़ी राहत पहुंचाई है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ये कह रही थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया गया। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी हुई उसको लेकर के आम आदमी पार्टी कोर्ट गई और कोर्ट में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, किस तरीके से फैसला सुनाया, वो हमारे सहयोग बताया कि कैसे पूरा घटनाक्रम रहा। लेकिन इस फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और एक जोश देखने को मिला कि किस तरीके से आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसे रद्द नहीं की जा रही है, बल्कि जो चुनाव को लेकर के घोषणा की गई थी, जो नतीजे थे उनको रद्द किया जा रहा है और जो इनवैलिड वोट बताए गए थे उन्हें वैलिड बताया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो 8 वोट इनवैलिड बताए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तरफ से, वो वैलिड है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, उन्हें 20 मत मिलते हैं। इस लिहाज से वो जीते हुए मेयर प्रत्याशी घोषित होते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेयर घोषित किया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में एक उत्साह देखने को मिला और जो निराशा कार्यकर्ताओं में थी वो आशा में बदली। और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि इस मुश्किल दौर में लोकतंत्र बचाने की जो कवायद सुप्रीम कोर्ट ने की है उसका वो धन्यवाद अदा करते हैं। और बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही हैं, दर्शकों को हम बता दें, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, 370 सीट पर
जीत का विश्वास कहां से आ रहा है? इस विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी 370 सीटें चोरी करके लाएगी। सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन को खुशी का बड़ा मौका दिया। ये जश्न, ये खुशी, ये हंसी पूरे 21 दिन बाद घुमड़ी है। आज आम आदमी पार्टी मस्त मगन है तो उसके पीछे पीछे कांग्रेस भी खुशी में लबरेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई थी। मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी धांधली के दोषी हैं। चुनाव अधिकारी ने नियमों के खिलाफ काम किया। उन्होंने जानबूझकर 8 मतपत्र खराब किए, इसीलिए पुराने चुनाव नतीजों को निरस्त करते हैं और आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया जाता है और अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस जारी किया जाता है। तस्वीर नजर आ रही है। ये सुनने के बाद आम आदमी पार्टी कैसे खुशियों में डूब गई, उसकी तस्वीरें सामने हैं। मेयर के पद पर अपने नाम के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार की आंखें खुशियों से छलछला उठी। ये अकेले बंदे का तो काम है नहीं। किस तरह से वो बैल में जाके, कुछ लोग बीजेपी के थे, कुछ नॉमिनेट काउंसलर थे, कुछ चुनिंदा पार्षद थे, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, कैमरे हटवा रहे थे कि यहाँ से कैमरे हटवाइए और उन्हें जो बैलेट पेपर को रद्द करने का उन्हें मौका मिल जाए। वो सारा एक मिली हुई भगत थी इनकी, जो जिसके ऊपर इनका किसी ना किसी बड़े लीडर का हाथ होगा, अदरवाइज वो इस तरह से घिनौना काम ना करते। मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से मिले इंसाफ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा। लिखा, लोकतंत्र बचाने के लिए शुक्रिया एससी। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। लोकतंत्र की इस जीत के पीछे की पटकथा 21 दिन पुरानी है, जब 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में मुकाबला हुआ था। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए 35 पार्षद और 1 सांसद ने वोटिंग की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार को 20 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 8 मतों को तब रद्द कर दिया था। इसके बाद 12 मत ही वैध पाए गए। इस तरह से 16 वोट पाकर बीजेपी उम्मीदवार दीपक सोनकर मेयर चुने गए थे। विपक्षी गठबंधन के 8 वोट अवैध घोषित होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस और आप ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दोबारा वोटिंग की मांग की थी। आज उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की जीत पर मुहर लगा दी। साफ कह दिया, आम आदमी पार्टी का ही मेयर होगा, बीजेपी का नहीं। इस फैसले के बाद वो आरोप जरूर धूमिल पड़ते नजर आ रहे हैं, जिनमें फैसलों को लेकर कोर्ट पर भी सवाल उठाने की कोशिश की जाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब देश हित में बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कल यानी बुधवार का दिन आज के मुकाबले ज्यादा परेशानी बनकर सामने आ सकता है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च भी निकालने की तैयारी है, जबकि आम जनता सड़कें बंद होने, इंटरनेट ठप होने जैसी आम समस्या से दो चार हो रहे हैं। कल सुबह जैसे ही दिल्ली वाले अपने जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें इस आंदोलन की आंच को और ज्यादा झेलना पड़ सकता है। कैसे, देखिए हमारी स्पेशल कवरेज। हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। असल में सरकार की नीयत पे खोट है। आंदोलन रोड पे नहीं होता। 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने के इरादे से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के भीतर आने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान कई दिनों से डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली के भीतर न आने देने के लिए दिल्ली को अभेद्य किला बनाया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत का पहाड़ दिल्ली वालों और आसपास के लोगों पर टूट रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट बंद है। जहां 1.5 घंटे जाने में लगते थे, वहां 6-6 घंटे लग रहे हैं। उसमें कंपनी को फायदा हो रहा है। मान के चलिए कि वो अगर 2 GB पर डे के हिसाब से है तो महीने के 60 GB हो गया, और 60 GB जो है उसका तो इंटरनेट तो बंद है, 60 GB तो बच गया, तो वो तो ट्रांसफ़र कहीं और कर रहे होंगे। जो हमारा जो पैक डलवाया हुआ है 60 GB तो कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। हमारा तो उसमें सबको घाटा ही घाटा है। तो आम आदमी को बहुत नुकसान होता है। कोई सामान्य वर्ग आदमी है, उसको कहीं जाना है, उसके हाथ में ताकत नहीं, आदमी बाहर उड़ जा सकता है। उसके साधन क्या है? तो ट्रेन या बसें बंद होंगी तो उसका आदमी कर्जा बढ़ेगा, उसका आदमी खर्चा बढ़ेगा। साफ है, किसान और केंद्र के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब दिल्ली वालों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैलती जा रही है और इस किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे इंटरनेट बंद होना हो, सड़कें बंद होना हो या परिवहन व्यवस्थाएं ठप पड़नी हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का हो रहा है। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसानों से पूछा कि आखिर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने का क्या मतलब है। किसानों के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शन करने का हक सभी को है, लेकिन इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो प्रदर्शन ट्रैक्टर ट्राली के साथ नहीं हो सकता है। इससे लोगों को परेशानी होती है और सड़कें भी बंद होती है। अगर किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करना है तो किसान बसों के जरिए आएँ, और इसी के साथ केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक किसानों के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या नतीजा सामने आया है, जो अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार हाईकोर्ट में जमा करवाएगी। शंभू बॉर्डर पर किसान पहले से ही डटे हैं, अपनी लीगल टीम से कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च का प्लान भी बना रहे हैं। किसान किसी भी हाल में समझौता करते नहीं दिख रहे, जबकि एमएसपी को लेकर सरकार से संसद तक बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। देश के किसान और मजदूर की मांगे मान लो, ये गतिरोध दूर कर दो। ये पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। स्वयं प्रधानमंत्री जी नोटिस लें तो एक दिन का संसदीय सत्र बुलाकर सारा गतिरोध दूर किया जा सकता। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने छावनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभेद्य किला बनाने के लिए 2 और ट्रेन बुलाई गई है। आरएएफ के अधिकारी भी मुस्तैद हो गए हैं। दीवारें और ऊंची की जा रही हैं। सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें अगर हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर अभेद किला में बीते 1 हफ्ते से तब्दील है। सबसे आगे की पंक्ति में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे, जो कि मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। उसके पीछे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कंक्रीट स्लैब दिखाई देंगी और पूरा ऊपर का स्पेस कटीले तारों से है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जहां आम लोग किसान आंदोलन से विषम परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर हैं, वहीं उद्योग जगत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएचडी की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत को रोजाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना के MSME सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ खोजी उद्योग में सालाना 17,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है, जबकि व्यापारियों को माल भाड़ा भी 10% तक ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन से प्रभावित व्यापारी अब परेशान हो गए हैं। आम आदमी का, टैक्स पेयर के मनी का सब कुछ नुकसान हो रहा है। अभी मैं 2-3 दिन से मैं ही खुद बैठा हूँ चंडीगढ़, मुझे इवेंट्स के लिए जाने थे, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरी ओर MSP की मांग को अगर पूरी तरह मान लिया जाए तो सरकार पर वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल, गेहूं और प्याज का निर्यातक है। 23 फसलों की MSP निर्धारित करने की अगर मांग मान ली जाए तो सरकार पर 13 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसी तरह पेंशन की मांग को भी मान लिया जाए तो सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का भार उठाना पड़ेगा। जाहिर है केंद्र और किसान के बीच इन सभी मुद्दों पर सुलह करना इतना आसान नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब PM मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे। वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए। प्रधानमंत्री ने जम्मू एम्स का लोकार्पण किया तो श्रीनगर से संगलदान स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये घाटी की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने विकसित जम्मू कश्मीर का नारा दिया है और सूबे से अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नजीर बताते हुए उन्होंने देश में बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को फिर से दोहराया। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष के नेता इसके लिए सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये दिखाता है नए जम्मू कश्मीर में विकास और स्वस्थ सियासत दोनों पटरी पर है और नया जम्मू कश्मीर विकसित जम्मू कश्मीर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी दी थी, वो भी आज पूरी कर दी गई। प्रधानमंत्री ने जम्मू में एम्स और IIM का उद्घाटन किया। 2019 में इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। जम्मू के अलावा बहुत जल्द कश्मीर को भी एम्स मिलने वाला है। साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब पर्यटकों का घाटी तक पहुंचना और घाटी के लोगों का देश के कोने कोने तक जाना भी आसान हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन संगलदान से बारामूला के बीच चलेगी, यानी आने वाले वक्त में कश्मीर के लोग ट्रेन से बैठकर कन्याकुमारी तक की यात्रा भी कर सकेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन के जरिए जुड़ने का जो सपना था उसमें अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को एक और सौगात दी है। आज पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। जम्मू से वर्चुअल तौर पर हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन किया है। और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन एक तो इलेक्ट्रिफाइड है और साथ ही जो एडिशनल 48 किलोमीटर जो बानिहाल से संगलदान तक रेलवे ट्रैक आज शुरू हुआ है। ये ट्रेन अब संगलदान रामबन तक जाएगी। कश्मीर को ट्रेन की सौगात मिली तो विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को और कौन कौन से बड़े तोहफे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से 85 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए फ्लैट, 4 डिग्री कॉलेज, ड्रग परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रिड स्टेशन, 3 पुल और 12 सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं कुल 124 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है, जिसमें 62 सड़क परियोजनाएं, 42 जगहों पर पुल और 9 जगहों पर प्रवासियों के लिए फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। और ये सारा विकास जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई के आंकड़े को बीजेपी और एनडीए का लक्ष्य भी बनाया है। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 370 का जिक्र करके देश को संदेश दिया है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। आज आप देखिए गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घरानों के परिवारवाद को भी निशाने पर लिया है और जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गारंटी दी है। यानी आने वाले दौर में सरकार की योजना जम्मू कश्मीर में देशी विदेशी पर्यटकों की तादाद को और बढ़ाने की है। यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। फिलहाल 370 हटने के बाद जिस विकसित और नए जम्मू कश्मीर का सपना हिंदुस्तान ने देखा था, आज वो पूरा होता नजर आ रहा है। विकास की बयार ऐसी ही चलती रही तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने की गारंटी भी जल्द पूरी हो जाएगी और इस गारंटी के पूरा होने का असर सीमा पार पर भी जरूर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खूबसूरती में कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं और अब कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विदेशी पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जा रहा है। वैसे एक दौर था जब जन्नत आतंकवाद और अलगाववाद के लिए बदनाम थी, लेकिन 2019 से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पर्यटकों की संख्या को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कश्मीर आने के लिए लोग
बेताब हैं। जिस साल अनुच्छेद 370 हटाया गया यानी 2019 में जम्मू कश्मीर में 1,61,00,000 से ज्यादा पर्यटक सूबे में पहुंचे। 2020 में जब कोरोना की वजह से लोग घरों से ना के बराबर निकले, जम्मू कश्मीर में 25 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2021 में कोरोना के प्रभाव के बावजूद सूबे में पर्यटकों की संख्या 1,13,00,000 तक पहुंची। 2022 में पर्यटकों की संख्या 1,86,00,000 को पार कर गई। तो वहीं 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अब जिस तरह से घाटी में रेलवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, सूबे में हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जन्नत की खूबसूरती का दीदार करने वालों की संख्या पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। Z News।